हवेली जहां हर बार दूल्हा गायब हो जाता है, राजस्थान के एक वीरान गांव के बीचों बीच खड़ी है शिवनिवास हवेली, जो 100 साल पुरानी है और अपने रहस्यमयी श्राप के लिए कुख्यात है। कहते हैं जिस भी लड़की की शादी इस हवेली में होती है, उसका दूल्हा सुहागरात से पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, बिना कोई सुराग छोड़े। कई बार पुलिस, तांत्रिक और गांव के लोग भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन असफल रहे। कहानी तब शुरू होती है जब शहर की जिद्दी और निडर पत्रकार अनन्या इस हवेली का रहस्य उजागर करने के लिए वहां पहुंचती है। एक नई शादी में वह गवाह बनती है, लेकिन रात गहराते ही हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें, पुराने जमाने के संगीत और दुल्हनों की सिसकियां गूंजने लगती हैं। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, एक बार फिर दूल्हा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अनन्या को पता चलता है कि इस हवेली में एक अधूरी मोहब्बत, धोखा और मौत की कहानी दफन है, और जब तक वो सच सामने नहीं लाती, ये हवेली अपने अगले शिकार की तलाश करती रहेगी। हवेली जहां हर बार दूल्हा गायब हो जाता है। शिवनिवास हवेली, राजस्थान के एक सुनसान गांव के बीचों बीच खड़ी वो हवेली, जो दिन में भले ही किसी खामोश पत्थर जैसी लगती हो, मगर रात के अंधेरे में उसकी दीवारें जैसे सांस लेने लगती थीं। कहते हैं वहां कदम रखते ही एक सर्द हवा आपकी रूह में उतर जाती है। मैं, अनन्या, एक क्राइम जर्नलिस्ट, इस हवेली का नाम सुनते सुनते बड़ी हुई थी। बचपन में दादी कहानियां सुनाती थीं। बिटिया, इस हवेली में कोई जाता नहीं, जो गया कभी लौटकर नहीं आया। मैं हमेशा हंस देती थी, लेकिन आज जब मेरी गाड़ी उसी हवेली के सामने आकर रुकी तो रूह कांप गई। गांव के लोग मुझे बार बार चेतावनी दे रहे थे। बूढ़े पंडित जी बोले, बेटी, इस बार की शादी मत कवर करना, सुहागरात के बाद दूल्हा फिर गायब हो जाएगा, जैसे बाकी सब हुए थे। लेकिन मैं ठान चुकी थी, इस बार रहस्य खुले। एक फ्लैशबैक 100 साल पहले, साल 1923, हवेली में शहनाइयां गूंज रही थीं। हवेली के मालिक ठाकुर रुद्र प्रताप अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी रागिनी की शादी धूमधाम से कर रहे थे। रागिनी बेहद खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें और लाल जोड़े में किसी अप्सरा जैसी। लेकिन रागिनी का दिल किसी और पर आ चुका था। अयान, हवेली का एक नौकर। रागिनी ने कई बार अपने पिता से कहा, बाबा, मैं अयान से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। लेकिन ठाकुर के लिए ये उनकी इज्जत का सवाल था। रागिनी, तूने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ये कभी नहीं हो सकता। वो जबरदस्ती उसकी शादी एक राजकुमार से तय कर देते हैं। शादी की रात रागिनी रो रो कर अयान को चिट्ठी लिखती है, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। रात के 12 बजते ही हवेली में चीखें गूंजने लगती हैं। अयान को पकड़कर ठाकुर के गुंडे हवेली के पिछवाड़े ले जाते हैं और वहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। रागिनी जब तक पहुंचती है, उसका अयान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। वो चिल्लाती है, तुमने उसे मुझसे छीन लिया बाबा, ये हवेली अब किसी को खुश नहीं रहने देगी, किसी दूल्हे को इस दहलीज से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगी। कहते हैं रागिनी ने उसी रात खुद को हवेली की चौखट पर फांसी लगा ली। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, अपनी अधूरी मोहब्बत को तलाशती हुई। आज हवेली में फिर से शहनाई बज रही थी। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रूपा की शादी थी। रूपा ने सुर्ख लाल लहंगा पहन रखा था, माथे पर बड़ा सा टीका, पैरों में पायल की छनछन और चेहरे पर हल्की घबराहट। मैंने कैमरा सेट किया और कमरे के हर कोने पर नजर डाली। हवेली की दीवारें जैसे रह रहकर सिसक रही थीं। 12 बजे का समय करीब आया। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं और पुरानी दीवारों से धीमी आवाज आए, अयान, मेरा अयान, रूपा का दूल्हा अर्जुन, कमरे में गया और कुछ देर बाद अचानक गायब। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सलामत, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं। गांव वाले चीखने लगे, फिर वही हुआ, हवेली ने दूल्हा निगल लिया। मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली के पिछवाड़े में गई। वहां वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे जमीन काली पड़ चुकी थी, जैसे खून की परतें जम गई हों। अचानक कानों में आवाज आई, तुम क्यों आए हो? ये हवेली सिर्फ दर्द देती है। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। ठंडी हवा ने मेरा गला सूखा दिया। तभी दीवार पर पुरानी खून से लिखी इबारत दिखी, जो भी इस हवेली में दूल्हा बनकर आया, वो मेरा अयान है। मैंने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। और फिर कदमों की आहट, फिर फ्लैशबैक की परतें। मुझे अचानक सब दिखने लगा। रागिनी की चीखें, अयान की लाश, ठाकुर का क्रोध, और वह रात जब हवेली ने पहली बार किसी दूल्हे को निगला था। रागिनी की आत्मा चीख रही थी, अयान, तुम वापस आओ, हर जन्म में, हर शादी में। मैंने कांपते हुए कहा, रागिनी, तुम्हारा अयान यहाँ नहीं है, ये निर्दोष लोग हैं। लेकिन हवेली में गूंजती वो आवाज गुस्से में बदल गई, जो मेरा नहीं, वो किसी और का भी नहीं। रूपा को बेहोशी में हवेली के अंधेरे तहखाने में खींच लिया गया था। मैंने हिम्मत करके तहखाना खोला। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। लाल जोड़े में उसका चेहरा अब किसी दुल्हन का नहीं, बल्कि एक बदला लेती रूह का लग रहा था। तुम सब मुझे क्यों नहीं समझते? मैं बस अपना अयान चाहती हूँ, मैंने धीरे से कहा। तुम्हें मोक्ष चाहिए रागिनी, बदला नहीं। हवेली में गूंजती वो चीखें अचानक धीमी पड़ गईं।
लेकिन उसी समय तहखाने की गहराई से एक डरावनी आवाज़ आए, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं भागकर हवेली से बाहर आई, लेकिन मेरे कानों में वो फुसफुसाहट गूंज रही थी, अगली शादी में अगला दूल्हा भी मेरा होगा। और उसी वक्त मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, गांव में अगले महीने एक और शादी तय हुई है। मैं समझ गई, ये हवेली तब तक शांत नहीं होगी जब तक रागिनी को उसका अयान नहीं मिल जाता या कोई उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त नहीं कर देता। मैंने फ़ोन की स्क्रीन को घूरा और मेरी रूह कांप गई। अगले महीने की शादी का कार्ड स्क्रीन पर चमक रहा था, कबीर वैद्य स्नेहा। मैंने तुरंत गांव के सरपंच को फ़ोन मिलाया, शादी मत होने देना, हवेली फिर किसी को निगल लेगी। सरपंच की थकी हुई आवाज़ आई, बेटी हर बार यही कहते हैं लेकिन लोग मानते नहीं, कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। मैंने गुस्से में फ़ोन पटक दिया, मुझे पता था अगर इस बार कुछ नहीं किया तो फिर एक जान जाएगी। रात के 3 बजे थे, हवेली की खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कैमरा लेकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर रागिनी की तस्वीरें थीं, धूल में ढकी लेकिन आंखें जिंदा, मुझे घूरती हुई। तुम क्यों बार बार आती हो? वो आवाज़ फिर गूंजी, तेज, कांपती हुई। क्योंकि मैं ये खेल खत्म करना चाहती हूँ, मैंने हिम्मत करके कहा। खत्म? आवाज़ में कड़वाहट थी। मेरा दर्द खत्म कर सकती हो? मेरा अयान लौटा सकती हो? नहीं तो चुपचाप निकल जाओ, वरना अगली बार तुम्हारा नंबर होगा। मैंने कांपते हाथों से दीवार छुई, ठंडी बर्फ जैसी। अचानक मुझे पुरानी लाइब्रेरी का दरवाज़ा दिखा। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर पुराने कागज़, टूटी चूड़ियाँ और रागिनी की अधूरी चिट्ठियाँ बिखरी पड़ी थीं। एक चिट्ठी पढ़ते ही सब साफ हो गया। अयान को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। मेरी सांसें रुक गईं। तहखाने का मतलब वो जगह जहां मैं पिछली बार रूपा को देख चुकी थी। मैं दौड़ती हुई तहखाने में पहुंची। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घूप अंधेरा और वही सीलन भरी बदबू। मैंने टॉर्च ऑन की और दीवार में हल्की दरार दिखी, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचने की कोशिश की हो। अयान, मैंने फुसफुसाया। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, रूपा खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा भावहीन। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली किसी को नहीं छोड़ती, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। रूपा, तुम मर चुकी हो, मैंने कांपते स्वर में कहा। वो हल्की मुस्कुराई, नहीं, मैं मरी नहीं, मैं बस रागिनी बन गई हूँ, अब हर दूल्हा मेरा है। मेरी टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा गाढ़ा हो गया और एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, अयान, अयान, मेरा अयान। मैंने कांपते हाथों से कैमरा ऑन करने की कोशिश की, तभी दरार से तेज लाल रोशनी बाहर आने लगी, जैसे दीवार के अंदर कुछ जाग रहा हो। अचानक तहखाना हिलने लगा, छत से धूल गिरने लगी और एक भारी आवाज आए, मुझे आज़ाद करो या हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओ। मैंने चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मैं हवेली के अंदर कैद थी। मेरी सांसें तेज थीं, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने दीवार की ओर देखा, वहाँ एक परछाई थी, किसी आदमी की, शायद वही अयान। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जिसकी तलाश में वो 100 साल से भटक रही है। आवाज़ धीमी लेकिन दर्द में डूबी हुई थी। तो मैं तुम्हें कैसे आज़ाद करूं? मैंने कांपते स्वर में पूछा। अयान की परछाई ने धीमे से कहा, उसे सच बताओ कि मैं मर चुका हूं, कि हमारा प्यार अधूरा रह गया, तभी शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, रागिनी, अयान अब इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया, तुम्हें छोड़कर, हमेशा के लिए। अचानक हवेली में तूफान सा उठा, जैसे किसी ने दर्द में चीख मारी हो। रूपा जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। नहीं, झूठ, झूठ, उसकी आवाज़ टूट रही थी। सच है, रागिनी, अब किसी को मत सताओ, अपनी आत्मा को मुक्त कर लो। दीवारें कांपने लगीं, जमीन फटने लगी और हवेली के भीतर से आग की लपटें उठीं। रागिनी की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, उसकी सिसकियां गूंजती रहीं। अयान, अगली बार मिलेंगे, अगले जन्म में। एक तेज धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, मैं हवेली के बाहर थी। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी, उसकी दीवारें राख में मिल गई थीं। लेकिन जब मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में वही लाल परछाई थी, फुसफुसाती हुई। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ अनन्या, हवेली की राख में जलन अभी भी बाकी थी, लेकिन मेरे दिल में डर से ज्यादा सवाल थे। क्या सच में रागिनी मुक्त हो गई थी, या ये सिर्फ एक छलावा था? गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, मगर उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। बूढ़े पंडित जी मेरे पास आए, कांपती आवाज में बोले, बेटी, हवेली तो टूट गई, लेकिन उसका श्राप, वो अब भी बाकी है। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब? रागिनी की आत्मा तो मुक्त हो गई? पंडित जी ने गहरी सांस ली। नहीं, रागिनी की रूह हवेली में बंधी नहीं थी, वो तो उसी श्राप से जुड़ी है जो 100 साल पहले दिया गया था। जब तक उसका अयान उसे अगले जन्म में नहीं मिलता, ये खेल खत्म नहीं होगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उसी वक्त मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने सोचा खेल खत्म हो गया,
अगले महीने जयपुर में एक और शादी है, दूल्हे का नाम कबीर। मैंने हैरानी से स्क्रीन को घूरा, वही कबीर जिसकी शादी का कार्ड मैंने हवेली में देखा। अगले दिन मैं जयपुर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर हवेली के वो दृश्य दिमाग में घूमते रहे, रूपा की लाल आंखें, दीवार में कैद अयान की परछाई और वो आखिरी फुसफुसाहट, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जयपुर पहुंचकर मैंने कबीर और नेहा के परिवार से मिलने की कोशिश की। उनका घर बेहद आलीशान था, लेकिन दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से एक पर मैं ठिठक गई, वही चेहरा रागिनी का। ये तस्वीर, मैंने नेहा की मां से पूछा। वो मुस्कुराई, ये हमारी पुरानी पूर्वज रागिनी है। 100 साल पहले हवेली में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी पूरी नहीं हो पाए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये सहयोग था या श्राप ने अब इस परिवार को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था? शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, संगीत, नाच गाना, चारों ओर रोशनी, लेकिन मेरे दिल में अजीब बेचैनी थी। मैंने कबीर को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, कबीर, तुम्हें ये शादी रद्द करनी होगी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। कबीर हंस पड़ा, आप भी गांव वालों जैसी बातें कर रही हैं अनन्या जी, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। मैंने गहरी सांस ली और अपने कैमरे में कैद रिकॉर्डिंग उसे दिखाई। वो लाल परछाई, रागिनी की सिसकियां और हवेली के गिरने का दृश्य। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। ये सब एडिटेड वीडियो लगता है। शादी वाले दिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा शायद कुछ नहीं होगा, शायद रागिनी की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही 12 बजने में कुछ मिनट बचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं और शादी का मंडप कांपने लगा। नेहा की नथ चमकने लगी, उसके गले की माला अपने आप जमीन पर गिर गई और कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो आ रही है, मैंने धीमे स्वर में कहा। अचानक माइक से एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे किसी की चीख हो। अयान, मेरा अयान। सारे मेहमान भागने लगे, लेकिन कबीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंध गया था। उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची। रागिनी, रुक जाओ, ये अयान नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही सेकंड कबीर की आवाज बदल गई, गहरी और अनजानी। नहीं, मैं अयान हूं और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, रागिनी। नेहा ने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मंडप की छत गिरने लगी, आग चारों ओर फैल गई और पूरे हॉल में वही पुरानी हवेली का गीत गूंजने लगा, अधूरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैंने पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो मैंने पंडित जी से सीखे थे। ओम शांति, आत्मा को मोक्ष मिले। लेकिन आवाज इतनी गूंजदार थी कि मेरे शब्द दब गए। अचानक हॉल के बीचों बीच रागिनी की परछाई नजर आई, लाल जोड़े में, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ। उसने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया। आओ अयान, इस बार हम साथ होंगे। कबीर उसके पास बढ़ने लगा, मानो किसी सम्मोहन में हो। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। नहीं कबीर, ये सब भ्रम है, तुम अयान नहीं हो। रागिनी की आंखें अचानक क्रोध में बदल गईं। तुम फिर आड़े आ रही हो अनन्या, अब तुम्हें हटाना होगा। हवा का तेज झोंका आया और मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरे सिर से खून बहने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रागिनी, सुनो, अगर तुम उसे सच्चे दिल से चाहती हो तो उसे आज़ाद कर दो, उसे जिंदा रहने दो। रागिनी की परछाई कांपने लगी, आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे और हवा में उसकी धीमी आवाज गूंजी। मैं थक गई हूं अयान, अगली बार मिलेंगे। और उसी पल लाल धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। कबीर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज थीं लेकिन वो जिंदा। सबने सोचा खेल खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैं शादी के हॉल से बाहर निकली, मेरे फोन में एक नई नोटिफिकेशन आई। अगली शादी कोलकाता में, दूल्हे का नाम अयान मेहता। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या रागिनी का श्राप अब पूरी दुनिया में फैलने वाला है? मेरे हाथ कांप रहे थे, फोन की स्क्रीन धुंधली दिख रही थी। मैसेज साफ पढ़ा, अगली शादी कोलकाता में, दूल्हे का नाम अयान मेहता। मेरी सांसें थम गईं। अयान, वही नाम, वही कहानी, वही अधूरी मोहब्बत। क्या ये संयोग हो सकता है, या रागिनी अब अपनी तलाश हवेली की राख से बाहर पूरी दुनिया में फैलाने लगी थी? मैंने तुरंत नंबर डायल किया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक ठंडी आवाज आए, अनन्या, इस बार भी मत आना, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। लाइन कट गई। कोलकाता की राह। 2 दिन बाद मैं कोलकाता पहुंच चुकी थी। शहर की भीड़, चमकती रोशनियां और ठंडी नमी भरी हवा, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ बेचैनी थी। मैंने शादी वाले पते पर पहुंचकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। बड़ा सा बंगला, सफेद फूलों से सजा हुआ, और दरवाजे पर लगी नेम प्लेट, मेहता हाउस। दरवाजे पर ही नेहा खड़ी थी। हाँ, वही नेहा जिसकी शादी जयपुर में हुई थी और जो उस रात के बाद बेहोश होकर अस्पताल ले जाई गई थी। उसने मुझे देखते ही घबराई नजरों से इशारा किया। अनन्या, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, मुझे सच बताओ, रागिनी यहाँ क्यों है? हवेली तो अब खत्म हो चुकी है।
नेहा की आंखें नम हो गईं। तुम नहीं समझती, हवेली का श्राप सिर्फ दीवारों में नहीं था, वो रागिनी के खून में था, और ये घर, ये लोग, सब उसकी ही पीढ़ी से जुड़े हैं। अयान मेहता से मुलाकात। अयान लंबा, हैंडसम और मासूम मुस्कान वाला लड़का, जिसने अपने चारों ओर के माहौल से बेखबर खुशी से मेरा स्वागत किया। आप अनन्या जी हैं ना? नेहा ने बताया था कि आप मशहूर जर्नलिस्ट हैं। शादी में आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। कुछ अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे अतीत की कोई परत खुलने वाली हो। अयान, मेरे होंठ बुदबुदाए। जी, उसने हंसते हुए कहा। नाम सुनकर ऐसा क्यों देख रही हैं? सब ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। शादी का माहौल शोरगुल और हंसी से भरा हुआ था। ढोल ताशों की आवाज़ें, रंग बिरंगे कपड़े और चांदनी से नहाया हुआ बंगला। लेकिन 12 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे और मेरे दिल में वही बेचैनी लौट आई थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सभी लोग मस्ती में डूबे थे, लेकिन हवाओं में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। अचानक बिजली झपकी और कुछ सेकंड के लिए पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में वही आवाज़ गूंजी, अयान, इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अयान जैसे सम्मोहन में खड़ा था, उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई। मैं उसके पास दौड़ी। अयान, मेरे साथ चलो, ये सिर्फ धोखा है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अब उसकी नहीं थीं, गहरी, खाली और दर्द से भरी हुई। तुम क्यों बार बार बीच में आती हो अनन्या? आवाज़ रागिनी की थी। ये जन्म मेरा है, ये दूल्हा मेरा है। अयान का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। नेहा चीखने लगी, अनन्या, कुछ करो, नहीं तो ये मर जाएगा। मैंने कांपते हाथों से जेब से वो पुराना लॉकेट निकाला जो जयपुर की शादी के बाद पंडित जी ने दिया था, और मंत्र पढ़ने लगी। ओम शांति, आत्मा को मोक्ष मिले, मोह छोड़, बंधन छोड़। रागिनी की आवाज़ गूंजी, गुस्से में, दर्द में। नहीं, ये मेरा अयान है, कोई मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। अचानक हवेली की छत कांपने लगी, कांच की खिड़कियां टूटने लगीं और अयान चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल मेरे दिमाग में एक तेज फ्लैश आया, 100 साल पहले का सच। रागिनी और अयान सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो दोनों एक अनजाने वचन में बंधे थे कि हर जन्म में वो साथ रहेंगे, चाहे दुनिया रुक जाए या मिट जाए। रागिनी की रूह उसी वचन की कैद में थी, और इस जन्म का अयान, अयान मेहता, उसी आत्मा का अगला पल। रागिनी, मैंने तेज आवाज में कहा, अगर प्यार सच है तो उसे कैद मत करो, उसे जीने दो, ताकि वो तुम्हें अगले जन्म में पा सके। हवा कुछ पल को थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रागिनी की टूटी हुई आवाज आए, क्या अगले जन्म में वो फिर मेरा होगा? मैंने कांपते स्वर में कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इस जन्म में उसे छोड़ दोगी। धीरे धीरे लाल धुंध फीकी होने लगी। अयान का शरीर ढीला पड़ा, उसकी सांसें सामान्य हो गईं। दीवारों से गूंजती वो चीखें थम गईं, और कमरे में सिर्फ एक हल्की फुसफुसाहट रह गई। अगली बार, अगले जन्म में हम मिलेंगे। अगले दिन शादी की तस्वीरें खींचते समय मैंने कुछ अजीब देखा। एक तस्वीर में अयान और नेहा के पीछे लाल जोड़े में मुस्कुराती रागिनी खड़ी थी। और फिर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, प्यारी अनन्या, तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया, अगले जन्म की शुरुआत हो चुकी है।